रामधारी सिंह दिनकर के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि हैं जो जन कवि के रूप में घर घर में पढ़े जाते हैं और उन अपने समय में भी लोग उनको पढ़ते थे। जो सामान्य पाठक थे वो भी और जो विद्वान थे वो भी उनको पढ़ा करते थे। रामधारी सिंह दिनकर के साथ राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी कवि और क्रांति के कवि के रूप में उनको जाना जाता है। जब हम रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर कैसे हुए, हमें उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाने की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर स्वयं अपने बारे में लिखते हैं कि जैसे सूर्य की पहली किरण से असदल कमल खिल जाता है, उसी तरह हमारे ऊपर उस समय के मनीषी विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल की दृष्टि पड़ी और हमारे अंदर का कवि खिल उठा। रामधारी सिंह दिनकर को एक बहुत बड़े मंच पर प्रतिष्ठित करने में जिन महान विभूतियों का योगदान है उसमें काशी प्रसाद जायसवाल, रामवृक्ष बोनीपुरी और बाद में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जवाहरलाल जैसे राष्ट्रवादी नेता का भी नाम लिया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए, उनकी आवाज़ में राष्ट्रीय चेतना प्रखर थी। हिमालय से लेकर ओंकार तक जो उनकी कविताएं हैं वो देश के नौजवानों को राष्ट्र प्रेम के लिए उद्वेलित करती हैं। इस सिलसिले में काशी प्रसाद जायसवाल को याद करना सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि काशी प्रसाद जायसवाल एक ही पहले लेखक थे जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि बिहार में भारत का सबसे पहला गणतंत्र, जो लिच्छवी गणतंत्र कहा जाता है, वो था। हिंदू पॉलिटी नाम की जो पुस्तक उनकी सबसे पहले आई, उसमें इस लिच्छवी गणराज्य के बारे में उन्होंने इसकी चर्चा की। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय के नेताओं के अंदर अंग्रेज की इस बात का जवाब नहीं था कि हम प्रजातंत्र और जनतंत्र के लिए बने ही नहीं हुए हैं। वैसी घड़ी में हिंदू पॉलिटी नाम की पुस्तक के द्वारा तो काशी प्रसाद जायसवाल ने विश्व के पहले जनतंत्र की घोषणा की और ऐतिहासिक रूप से उसे प्रमाणित किया। तो उस समय के नेताओं को इस बात की कमी जो थी वो समाप्त हो गई और लोगों ने इस बात का जवाब देना शुरू किया। स्वयं राजेंद्र प्रसाद इस बात में लिखते हैं कि जायसवाल जी के इस अनुसंधान पर हम लोगों का गौरव बढ़ा और हम लोग इस ब्रितानी सरकार को यह कहने में सक्षम है कि जनतंत्र तो हमारे रोम रोम में बसा है और हम विश्व के पहले जनतंत्र थे। काशी प्रसाद जायसवाल एक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट में थे जहाँ की उस समय के सारे बुद्धिजीवी उनकी दरबार में हाजिर हुआ करते थे और उन सबों को प्रोत्साहन का अवसर मिलता था। उस समय देश के जाने माने जितने बड़ी हस्तियाँ बिहार दौरा करती थी
उन सबों के सम्मान में काशी प्रसाद जायसवाल अपना सम्मान अर्पित करने के लिए भोज देते थे। और एक बार एक ऐसा अवसर है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर पटना आए थे, वैसे अवसर पर दिनकर के बारे में काशी प्रसाद जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया कि दिनकर क्या उससे छोटा कवि है, और वो जहाँ कविता पाठ कर रहे थे उनको उन्होंने खड़ा किया। दिनकर की तरह राहुल संकृत्यान और भी बहुत सारे लोग जायसवाल जी की छत्र छाया में आगे बढ़े और उनकी हिमालय नाम की कविता, जो सबसे प्रखर राष्ट्रवाद की कविता है, वो निकली। इसी तरह रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनको स्वयं दिनकर अपना गुरु मानते थे, साहित्य के क्षेत्र में अपना अभिभावक मानते थे, उन्होंने दिनकर को सरकारी नौकरी से बाहर लाने के लिए, क्योंकि दिनकर तो गुमनाम होकर अपनी कविता लिखा करते थे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी करना उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि परिवार के भरण पोषण का एक साधन था, बड़ा सा परिवार था, परिवार के सारे कम बोझ उनके ऊपर थे। तो वो दिनकर अब गुमनाम होकर कविता लिखा करते थे। एक बार बेनीपुरी ने उनकी चिट्ठी को प्रकाशित कर दिया, जिसके कारण उनकी नौकरी भी जानी पड़ी। और दिनकर ने कहा कि बेनीपुरी जी को आपने ऐसा कर दिया, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो बेनीपुरी का उत्तर था कि हमारा परिवार कैसे चलता है। तो बाद में बेनीपुरी की नौकरी भी, दिनकर की नौकरी भी गई और वो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में जुड़ गए। इसलिए दिनकर को दिनकर के रूप में प्रस्फुटित होने में जिन दो महान विभूतियों का योगदान है, उसमें काशी प्रसाद जायसवाल और रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम अगली पंक्ति में दिया जा सकता है। इनकी प्रतिभा के सब कायल थे, वो जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह हो, राजेंद्र प्रसाद हो। राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये बात कही जाती है कि जब रामधारी सिंह दिनकर उनके समक्ष कविता का पाठ करते थे, तो स्वयं दिनकर ने लिखा है कि वो भवक भवक के रो उठते थे। श्री कृष्ण सिंह की भी यही स्थिति थी। इसी तरह जब दिनकर के उनके साहित्यिक मित्र लक्ष्मी नारायण सिंहांशु ने उनसे ये कहा कि तुम श्री बाबू से कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मांग लेते हो राज्यसभा और लोकसभा के लिए, तो श्री बाबू के पास ये टिकट के लिए गए और श्री बाबू ने कहा कि आप क्यों इस राजनीति के दलदल में आना चाहते हैं, आप साहित्य की साधना कर रहे हैं, आप साहित्य की साधना करें। उस समय ये बात दिनकर को अच्छी नहीं लगी थी और दिनकर रात दिन साहित्य की साधना में निरत रहे और उनकी एक से एक कविताएं छपने लगी, किताबें आने लगी और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभाएं प्रस्फुटित हुई। लेकिन एक समय आया कि स्वयं श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा। यह बात कहना इसलिए आवश्यक है कि श्री कृष्ण सिंह जैसे बौद्धिक मुख्यमंत्री, दार्शनिक मुख्यमंत्री, वो समझ पा रहे थे कि अगर दिनकर राजनीति की इस दलदल में आएंगे तो इनकी साहित्य की साधना वो नहीं हो पाएगी, इनकी विद्वता वो निखर नहीं पाएगी जो क्षमता इनमें है,
और जब ये सारी चीज़ हो गई तो दिनकर को स्वयं उन्होंने राजनीति में भेजा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर आए। तो आज दिनकर साहित्य के लिए जाने जाते हैं। वैसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने हिंदी की सेवा की और हिंदी जो पूरे राष्ट्र में प्रतिष्ठित हुई, उस राष्ट्र में प्रतिष्ठित होने में दिनकर का भी अद्भुत योगदान है। और वह एक अलग दृष्टिकोण है जिस पर इन्होंने हिंदी की सेवा की। दिनकर एक ऐसे साहित्यकार थे जो गद्य और पद्य दोनों में सिद्धहस्त थे। संस्कृति के 4 अध्याय जैसा महाग्रंथ उनके द्वारा रचित हुआ, वह उनकी बौद्धिकता, उनकी दार्शनिकता और संपूर्ण संस्कृति के वाङ्मय का जो अध्ययन है, उस अध्ययन के निचोड़ के रूप में संस्कृति के 4 अध्याय एक जैसी अनमोल पुस्तक उन्होंने दी, जिसकी शाश्वतता सदियों तक बनी रहे। हमें गर्व है कि दिनकर जैसा सपूत हमारे प्रांत में पैदा हुआ, और हमारी खुशी उस समय और अत्यधिक बढ़ गई जब भारतीय प्रजातंत्र की सर्वोच्च संस्था में जब पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स बना, तो मैंने देखा कि दिनकर की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित है संसद भवन में, और वहाँ पार्लियामेंट का जो डिबेट चल रहा है वो एक ऐसा मनोरम दृश्य उपस्थित था जो मुझे देख के अद्भुत लगा। क्योंकि दिनकर को हम लोग बचपन से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ा भी है। उनकी कविताएं रात दिन हम लोगों को उद्वेलित करती रहती है। कलम आज उनकी जय बोल, आज कलम की जय के बदले और चीज़ों की जयकार होती है, लेकिन दिनकर भी ऐसे कवि थे जिन्होंने कलम आज उनकी जय बोल कहा, और हम सब कलम के सिपाही आज उनकी इस वाणी को, उनकी पंक्ति को एक मूल मंत्र के रूप में देते हैं।